बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सैयद शारिक वगैरह अपने यूट्यूब चैनल के साथ आज हमारे साथ एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ गेस्ट मौजूद हैं जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पार्लियामेंट्री सर्विसेज में एज ए डायरेक्टर जनरल फाइनेंस खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जनाब हैदर अब्बास साहब। वेरी वेलकम, वार्म वेलकम टू यू। हैदर अब्बास साहब इस वक्त इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान के जो इलेक्शन हो रहे हैं नेशनल काउंसिल के लिए 21-23 के लिए, उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज ए कैंडिडेट। और इसके अलावा इस्लामाबाद ब्रांच काउंसिल के भी मेंबर हैं आप। इसके अलावा आप अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, प्रेजेंटर भी हैं और राइटर भी हैं। आप जो हैं वो माजी में जो है कैरिकुलम डिज़ाइनिंग में भी आईसी में भी अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं और बहुत ही जहादीदा और बहुत ही तजुर्बेकार और बड़ी लर्नेड इंसान है। वेरी वार्म वेलकम हैदर अब्बास साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। थैंक यू वेरी मच शारिक वकार साहब। पहले तो मैं समझूंगा कि जहां आप मौजूद हैं पार्लियामेंट्री सर्विसेज, इसका फंक्शन क्या है और ये क्या सर्विसेज आप पार्लियामेंट वगैरह को क्या सर्विसेज दे रहे होते हैं? ये कोई डिपार्टमेंट है क्या? इस तरह थोड़ा सा मैं चाहूंगा इसके बारे में बताएं। जी शारिक वकार साहब, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पार्लियामेंट्री सर्विसेज, I would like to congratulate you on starting the very good initiative of launching a channel, and now you are alhamdulillah introducing the candidates for National Council of ICMA Pakistan, और उनका मैसेज भी आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू मेंबर्स तक इंशाल्लाह जाएगा। So there's good opportunity for the candidates to present their manifestos. रिगार्डिंग पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पार्लियामेंट्री सर्विसेज, ये मैं बताऊँ आपको कि पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ने जब ये फील किया कि जैसे ट्राइकोटोमी ऑफ पावर के अंदर देयर आर 3 ऑर्गन्स बेसिकली ऑफ आवर स्टेट। वन इज द पार्लियामेंट, द अदर वन इज द एग्जीक्यूटिव एंड द नेक्स्ट वन इज द जुडिशरी। तो इनके अपने हर जो ऑर्गन है स्टेट का, उसके अपने अपने थिंक टैंक्स हैं, अपने स्कूल्स ऑफ लर्निंग है। तो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में ये चीज़ मिसिंग थी। सो इन 2008 ये इसको फील किया गया और एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पार्लियामेंट्री सर्विसेज को इस्टेब्लिश किया गया। और इसका मकसद ये था बेसिकली कि जो हमारे नुमाइंदे हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है नेशनल असेंबली के, सेनेट के और 4 प्रोविंशियल असेंबलीज और लेजिस्लेचर्स जो कंट्री के अंदर हैं, उनके मेंबरान की को सपोर्ट देना इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेटिव सपोर्ट। इसके अलावा उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ओरिएंटेशन वगैरह देना। जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं या फिर लेजिस्लेचर की बात करते हैं, तो उसमें 3 स्टेक होल्डर्स बेसिकली होते हैं। नंबर 1 इज द रिप्रेजेंटेटिव हिमसेल्फ, जो इलेक्टेड नुमाइंदे हमारा और आपका असेंबली में जाता है। सेकेंडली द पर्सन्स हु आर सपोर्टिंग देम, जो सेक्रेटेरिएट्स के लोग होते हैं, उन्होंने सपोर्ट करना होता है। और तीसरा, जब आपके हमारे पार्लियामेंट के अंदर से कानून साजी होती है तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है थ्रू एग्जीक्यूटिव। तो ये 3 स्टेक होल्डर्स बेसिकली हैं। तो इन तीनों की कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी स्किल्स को इन्हेंस करना ताकि पार्लियामेंट स्ट्रेंथ हो जाए, ये तीनों फंक्शंस पिप्स के पास बेसिकली पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पार्लियामेंट्री सर्विसेज के पास है। अल्हम्दुलिल्लाह ओवर द इयर्स सिंस 2008 पिप्स 3-4 बंदों से स्टार्ट हुआ। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अ फैमिली ऑफ ऑलमोस्ट 150 पर्सन्स। और हमारी सर्विसेज 4 प्रोविंशियल असेंबलीज, नेशनल असेंबली, सेनेट, इनके अलावा हमारे जो दूसरी 2 इकाइयाँ हैं जिसमें गिलगित बल्तिस्तान असेंबली है और आज़ाद जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली है, इनके मेंबरान और इनके स्टाफ के लिए और सरकारी ऑफिसर्स के लिए हमारी खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसकी बदौलत जो हमारी पार्लियामेंट की कारकर्दगी है वो बेहतरीन नजर आ भी रही है और इंशाल्लाह आगे बेहतर होगी। जबरदस्त। अच्छा सर, थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक तो पार्लियामेंट हम जो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं एज ए लेमैन, और तो ये नेशनल असेंबली में जो लोग होते हैं तो ये जो एमएनएस वगैरह ये पार्लियामेंट से अलग हुए, राइट? तो इनको भी ट्रेनिंग देते हैं कुछ? जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट का डिफिनेशन तो जो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें नेशनल असेंबली, सेनेट एंड द प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, ये तीनों इदारे मिलके नेशनल पार्लियामेंट बनता है।
लेकिन जब हम अपनी बात करते हैं, पिप्स की बात करते हैं, पिप्स एक्ट के अंदर जब हम पार्लियामेंटेरियन की बात करते हैं तो उसमें नेशनल असेंबली के मेंबरान, इसके अलावा सेनेट के मेंबरान और प्रोविंशियल असेंबली के मेंबरान सारे शामिल हैं। मेंबरों के लिए हम वर्ड ट्रेनिंग को इस्तेमाल नहीं करते हैं, वी यूज वर्ड ओरिएंटेशन फॉर मेंबर्स। बाकी ट्रेनिंग का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं उनके जो सेक्रेटरीट के स्टाफ हैं, यानी 8 हमारे पास पाकिस्तान में हाउसेस हैं, नेशनल असेंबली, सेनेट, चारों प्रोविंशियल असेंबलीज, जीबी असेंबली एंड एजेके लेजिस्लेटिव असेंबली। ये 8 हाउसेस के जो स्टाफ हैं वहां पर सेक्रेटरीट के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, फ्रॉम पियोन टू सेक्रेटरी, तो इनके लिए मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर स्पेसिफिकली जो पार्लियामेंट्री बिजनेस है, एक स्पेसिफिक बिजनेस है बेसिकली पार्लियामेंट का, उसके ऊपर इनकी गाहे बगाहे ट्रेनिंग्स होती हैं। उनके प्रमोशंस की ट्रेनिंग्स भी हम करवाते हैं। इसके अलावा भी इंशाल्लाह वी आर इन द प्लानिंग स्टेज, रादर लॉन्चिंग स्टेज, जिसमें हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की पार्लियामेंट्री अफेयर्स के ऊपर ट्रेनिंग करवाएं, ताकि जब भी पार्लियामेंट के अंदर कोई क्वेश्चन जाता है, कोई रेजोल्यूशन आता है, तो उसके वो अप्रोप्रिएट तौर पर रिस्पॉन्स कर सकें। तो दैट इज ऑल अबाउट पिप्स। सबको कवर कर रहा है। मैं सर असल में इस हवाले से पूछना चाह रहा था कि नेशनल असेंबली में जिस किस्म के डिस्कशन होते हैं तो क्या वो आपके एम्बिट में नहीं आते? शारिक भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बेसिकली जब तक बाहर होता है ना इस सिस्टम से, उसको उसी निगाह से देखता है जिस एंगल से आपने क्वेश्चन किया है। तो हमारे यहाँ पर जो प्लेनरी सेशन है, जिसमें आप लोग अक्सर टेलीविजन पे देखते हैं, वहाँ पर अच्छी चीजें भी होती हैं और बड़े जबरदस्त डिबेट, हॉट डिबेट भी होती है। लेकिन बिलीव मी, ये कहा जाता है when the parliament is in committee, the parliament is at work basically। जो पार्लियामेंट की कमेटी सिस्टम है, सारी वर्किंग कमेटी सिस्टम के अंदर होती है। एंड बिलीव मी, आप कभी आपको इत्तेफाक हो जाए किसी कमेटी की मीटिंग अटेंड करने का, यू विल एस्टोनिश टू सी द लेवल ऑफ डिसेंसी, द लेवल ऑफ डेकोरम। वहां पे विदाउट परमिशन ऑफ चेयर नोबॉडी कम्युनिकेट्स एंड रेज क्वेश्चंस। मीटिंग्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो आपकी स्टैंडिंग कमेटीज की मीटिंग होती है, इस तरह की मीटिंग होती है, वहां पर अक्रॉस द पार्टी कमेटी होती है, बट बहुत डिसेंसी के साथ, बहुत डेकोरम के साथ वहां पर चीजें डिस्कस होती है, डेलिबरेशन होती हैं। और ये हम तो तनकीद करते हैं बाहर बैठ के ना बेसिकली, लेकिन देखें 1947 से लेकर अब तक अगर कोई इदारा है जिसकी हर मिनट की कार्रवाई रिकॉर्ड पे होती है, और उसकी आप किसी भी टाइम पे किस बंदे ने आज से 50 साल पहले क्या जुमला इस्तेमाल किया, क्या स्टेटमेंट दिया, यू विल फाइंड द वर्बेटम रिकॉर्ड ऑफ दैट प्रोसीडिंग। तो फिर सेकेंडली, जब किसी मेंबर के पास उसके पास पावर है, उसके पास स्पीकर है, माइक है, ही कैन रेज हिज वॉइस इन द पार्लियामेंट, फिर वो दुनिया भर में सुनाई जाती है। एट द सेम टाइम दे आर वल्नरेबल, बिकॉज उनके ऊपर कैमरा भी लगा होता है, वो कोई ऐसी वैसे बात भी नहीं कर सकते हैं। सो मेरे लिए तो बड़ा इंस्पिरेशन है इसके अंदर। ऑल्दो हम बाहर बैठ के जब हम उसमें नहीं होते हैं, तो इट इज इजी टू क्रिटिसाइज कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट बिलीव मी इट इज वंडरफुल डिस्कशन होती है। उसके बाद फिर वो किसी कंसेंसस पे आते हैं, तो फिर वहाँ पे लेजिस्लेशन वगैरह या जो भी पॉलिसी मेकिंग होती है वो काम। अच्छा, जबरदस्त। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी आपका माशाल्लाह जिस लेवल पे जाके आप इन चीज़ों को देख रहे हैं, सियासतदानों को भी देख रहे हैं, और इस तरह के जो पॉलिसी मेकिंग के अंदर वो प्रोसेस आपके सामने से आ रहा है, लोगों को ओरिएंटेशन भी दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका जो एक्सपोजर है या विजन है वो बड़ा ब्रॉड होता है। एंड नाउ यू आर कंटेस्टिंग फॉर नेशनल काउंसिल फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का जो 21-23 का जो इलेक्शन हो रहा है, और उससे पिछली दफा भी आपने कंटेस्ट किया था, तो इस दफा भी आप कर रहे हैं। तो क्या मोटिव है, क्या आपका विजन है, क्या समझ रहे हैं कि पास काउंसिल के मुकाबले में आप जो राइट नाउ आपकी अपोजिशन है, आप उसके मुकाबले में क्या बेहतरी दे सकेंगे सर? रिगार्डिंग मोटिव मैं कहूँगा इट इज ऑल आउट ऑफ PSR। PSR मीन्स पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेयर आई एम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो भी मेरा छोटा मोटा कामयाबी है, अगर मैं उसके पीछे क्रेडिट दूं तो दैट इज द ओनली और अल्मा मैटर ICMA पाकिस्तान, आफ्टर द विल ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह एंड प्रेयर्स ऑफ और नियर्स एंड डियर्स। तो व्हेन you get something from that institute,
तो डेफिनेटली इट इज योर रेसिप्रोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको पे बैक करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह डेस्टिनी हैज पुश अस टू दैट प्लेस जहाँ पर मैं समझता हूँ कि एक अच्छा रोल प्ले हम कर सकते हैं, क्योंकि लेजिस्लेटर्स के साथ किसी न किसी शक्ल में हमारी एक नेटवर्किंग भी होती है, किसी न किसी शक्ल में हम वहाँ पर अपनी बात भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो विद दिस आइडिया मैं इसको लेकर आया हूँ। तो बाकी आप आगे जो आप क्वेश्चन करेंगे तो आई विल डेफिनेटली उसका मैं फिर रिस्पॉन्ड भी करूँगा। अच्छा सर, मेरे साथ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पास्ट प्रेसिडेंट्स भी आए, आपके मौजूदा प्रेसिडेंट भी आए, आपके जो आपका टीम मेंबर जो पिछली दफा आपके साथ थे पाकिस्तान अपना एनसी के मेंबर रहे हैं पिछली दफा, उससे पहले जो थे लास्ट टर्म में 2015-17 वो आपके प्रेसिडेंट भी रहे, तो उनसे भी बातचीत हुई। तो पहला सवाल मैं ये देख रहा हूँ कि आपके सामने एक जो ये चैलेंज आ रहा है कि एक बड़ी बातें शुरू हो गई जी, इंटेक में थोड़ा सा लीनियंसी दिखाई गई है, पॉलिसीज इसको नर्म किया गया है एडमिशन बढ़ाने के लिए। क्या आप समझते हैं कि कुछ कंप्रोमाइज हो गया? शारिक भाई देखें, हाँ हमें ना थोड़ा सा इसमें ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। हम जब हम इस पे बात करें, आईसी में बात करें, तो हमें अबव पॉलिटिक्स बात करनी चाहिए नंबर वन। हमें सिर्फ फॉर द कास्ट ऑफ आईसी में ही बात करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ, देखें जब हमने एडमिशन लिया था आईसी में, मैं बिलीव मी उस वक्त जब मैंने एंट्री टेस्ट दिया, देखिए जब बाहर निकले तो 2-3 मुझे कैंडिडेट्स जिन्होंने एंट्री टेस्ट दिया था मिले, एंड दे वर आस्किंग मी ये आपकी कौन सी अटेम्प्ट है एंट्री टेस्ट की। तो मैंने कहा मैं तो फर्स्ट टाइम बैठ रहा हूँ। एंड दे सेड ये हमारी थर्ड अटेम्प्ट है, हमें एडमिशन नहीं मिल रहा है इसमें। हमने एडमिशन लिया इस्लामाबाद कैंपस में, तो तकरीबन मेरा जो सेक्शन था वो ई था मॉर्निंग के अंदर। तो क्या वजह थी कि उस वक्त हमारे वो इतने सारे इनटेक आ रहा था, हमारे पास गुंजाइश नहीं थी एडमिशन फर्दर, राइट। अब इनटेक नहीं आ रहा है और बड़े हमारा रोना है कि हमारे फाइनेंसेस हमारे डिस्टर्ब हो गए वगैरह वगैरह। Having said this, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह we have good standing among the fraternity of accountants, तो हमें उसको भी ड्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए। लेकिन you know that there always remains room for improvement। मैं समझता हूँ कि हमें इससे अगले लेवल पे लेके जाने की जरूरत है। जब मैं अपने मैसेज के अंदर भी कहता हूँ कि we have to move to the next level of success, लोग पूछते हैं कि वो क्या चीज़ है। लेकिन नेक्स्ट लेवल ऑफ सक्सेस के लिए आपको स्वॉट एनालिसिस करनी पड़ती है कि आपके इंटरनली क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी क्या वीकनेसेस हैं, मार्केट में आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या स्ट्रेंथ्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको डिटरमिन करना पड़ता है कि क्या स्ट्रेटजीज लेके जाएंगे। ठीक है जी। अब राइट नाउ जो मेरे सामने मैं समझता हूँ जो हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिनको अचीव करने के लिए डेफिनेटली वी मस्ट हैव स्ट्रेटजीज। फर्स्ट हमें चाहिए कि हम ऑब्जेक्टिव्स को समझ जाएं कि ऑब्जेक्टिव्स हमारी क्या हैं। Number one to me is the goodwill and image building of institute and the profession। ठीक है, जिसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करें तो वो होता है इक्विटी ब्रांडिंग, राइट सर। नंबर 2 पे मैं समझता हूँ बेटरमेंट ऑफ मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स, उसके लिए हमें काम करने की जरूरत है। नंबर 3 कंट्रीब्यूशन इन नेशनल डेवलपमेंट, उसमें हमें काम करने की जरूरत है। नंबर 4 इज द फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको हमने अचीव करना है। अचीव करने के लिए डेफिनेटली वी विल हैव टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन द गवर्नेंस स्ट्रक्चर। वी हैव टू इंप्रूव आवर क्वालिटी इन एजुकेशन, इन एग्जामिनेशन, इन रिसर्च, इन सीआरसी। जो जितने भी हमारे आईसीएमएपी के एस्पेक्ट्स हैं, सब में क्वालिटी की जरूरत है। देन वी मस्ट हैव टू हैव एन अकाउंटेबिलिटी फॉर्म। इस वक्त हमारे पास आईसीएमए के मेंबर्स के लिए एक ही फोरम है, वो है एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है जी, जिसके अंदर अपनी रिजर्वेशंस को वो बता सकते हैं, अपने वो इनपुट दे सकते हैं, प्रपोजल दे सकते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक दफा होती है, 3 साल के टेन्योर में 3 दफा होगी, वो भी मुख्तलिफ शहरों में, वंस इन कराची, वंस इन लाहौर, वंस इन इस्लामाबाद, राइट। इसके अलावा कोई और फोरम मेंबर्स के पास नहीं है जहां पर वो अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकें, क्योंकि लार्जर विजडम के लिए यू मस्ट हैव ए पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेटिक सिस्टम। जहां पर जितना ज्यादा अच्छे इनपुट आएंगे वहां पर आपकी पॉलिसी मेकिंग बड़ी आसान हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से इसमें हमें मेड द एनसी एक कॉन्सेप्ट है मेरे जहन में, जिसमें हम
apart from annual general meeting, we must have interaction with the members, जिसके लिए हम साल में 2 दफा करें, 3 दफा करें, छोटे शहरों में भी जाएं, बड़े शहरों में भी जाएं, मेंबर्स से हम इंटरेक्शन रखें। तो अब तो देखें ग्लोबल विलेज है, आपके पास जो IT इनेबल्ड एनवायरनमेंट आ गया, जैसा भी हम आप दोनों यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं जूम के ऊपर, तो इससे हम फायदा उठाते हुए मेंबर्स से इनपुट ले सकते हैं और उसमें बेहतरी ला सकते हैं। और नेक्स्ट जो जिसके थ्रू अपनी ब्रांडिंग या जो नंबर 1 मेरा ऑब्जेक्टिव है जिसको हम अचीव कर सकते हैं वो है जी, वी शुड एस्टैब्लिश ए काउंसिल ऑफ पैट्रन्स। हमारे पास इतना जबरदस्त ह्यूमन रिसोर्स या एसेट मौजूद है, ह्यूमन एसेट हमारे पास मौजूद है, प्रीशियस। हमारे जो सीनियर मेंबर्स हैं कई सारे, तो वो इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने ICMA का नाम रोशन किया हुआ है, नेशनल लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। तो व्हाई वी आर नॉट एंगेजिंग देम, उनको हम इंगेज करें, उनको हम क्वार्टरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे ऐसे मैकेनिज्म बनाए जिनको हम किसी जगह पर उनको लेकर आ जाएं। और द कप ऑफ टी वी शुड गेट इनपुट फ्रॉम देम, वी शुड सीक देयर गाइडेंस। इससे दूसरा फायदा क्या होगा कि हमारी नेटवर्किंग बढ़ेगी और उससे हमारे प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के अपॉर्चुनिटीज में इजाफा होगा। तो ये 2 आइडियाज इन एडिशन है जो मैंने पहले आपसे बातें की, जिसमें हमारे गवर्नेंस को बेटर करना है, हमने अपने क्वालिटी को एनहांस करना है, हमने अपनी प्रैक्टिस डेवलपमेंट को लेकर आना है। तो नंबर 2 जो सेकंड मेरा ऑब्जेक्टिव है, दैट इज द बेटरमेंट ऑफ मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स। तो इसमें शारिक भाई ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं ना वो इंटरलिंक भी हैं, एक दूसरे को सप्लीमेंट भी करते हैं, कम्प्लीमेंट भी करते हैं। सिमिलरली द अंडरलाइन स्ट्रेटजीज आल्सो कम्प्लीमेंट ईच अदर, तो वो कहीं पर रिपीट भी हो जाएंगे आपके पास। फॉर एग्जांपल हम बेटरमेंट ऑफ मेंबर्स और स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो हमें प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, हमने उनकी ग्रूमिंग करनी है मेंबर्स की। देखें आपका प्रोडक्ट है ना, दैट इज योर ब्रांडिंग बेसिकली। आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो डेफिनेटली वो आपका नाम पैदा करेगा, बाकी तमाम चीजें आपकी सेकेंडरी हैं, इतनी ज्यादा प्राइमरी नहीं है। योर प्रोडक्ट इज द मेन थिंग जिसके ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है। सिमिलरली रिक्रिएशन फैसिलिटीज हमने मेंबर्स को देनी है। कई सारे सीनियर मेंबर्स ने मुझे मैसेज किया कि हम एनुअल गेट टुगेदर हमारा कई टाइम से नहीं हो रहा है, व्हाई इट हैज बीन स्टॉप्ड, तो इस पे हमें जाना चाहिए। देन ब्रांच काउंसिल्स को एम्पावर्ड करने की जरूरत है। आपने मेरे इंट्रोडक्शन में लिखा था कि मैं ब्रांच काउंसिल का मेंबर हूँ, ठीक है जी। इट इज डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो जब आपको मेंबर ने वोट दिया है, यू शुड रिस्पेक्ट मैंडेट ऑफ मेंबर्स, ठीक है जी। अब हम इलेक्ट होके आ गए या हम मेंबर्स हैं, बट मैं उसमें शामिल नहीं हूँ क्योंकि एक नॉमिनेशन के ऊपर इस्लामाबाद ब्रांच काउंसिल फंक्शन कर रही है। वी हैड ग्रेट प्लान्स इन आवर माइंड्स, हम उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, लेकिन वो नहीं हो सका, अनफॉर्चुनेट बात है। तो दो वो डिसीजन राइट हो सकता है इफ वी टॉक अबाउट द लीगैलिटी, लेकिन जब हम बात करते हैं मोरालिटी की तो शायद इसमें ये चीज ठीक नहीं हो कि आपने मेंबर्स का वोट लेकर आए हो और आपको काम करने से रोका जाए। तो हम इन ब्रांच काउंसिल्स को इंशाल्लाह एम्पावर करेंगे, उनको सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट का काम नहीं देंगे, उनसे हम डिसीजन मेकिंग के अंदर भी उनका एक सिग्निफिकेंट विजिबल रोल होगा। इसके अलावा जनाब काउंसिल ऑफ पैट्रन्स का मैंने ऑलरेडी बात की, लिंकेजेस हमने क्रिएट करनी है पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में। नेक्स्ट जो कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डेवलपमेंट है, आई एम सॉरी मेरी बात लंबी हो लेकिन ये बहुत जरूरी है क्योंकि वी आर हियर टू लिसन यू ओनली। थैंक यू। सो कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डेवलपमेंट, उसके अंदर ये भी एक तरह से हमारी ब्रांडिंग और हमारे गुडविल को एनहेंस करने का एक जरिया है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन प्ले रोल ऑफ एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, टू द कंट्री। जिस इसमें देखें ना, जब आपका नेशनल बजट प्रेजेंट होता है तो उसमें हमारे एक सॉलिड रिकमेंडेशन जाएंगी, टैक्सेशन के निज़ाम को बेहतर करने के लिए हमारे पास से कोई सॉलिड रिकमेंडेशन जाएंगी, हमारे एक्सपोर्ट को इन्हेंस करने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से। अब जो सीप एक हमारे पास एक हकीकत है और हम जिस फेज में दाखिल हो रहे हैं जिसमें हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वगैरह इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज में ये इनकी एस्टेब्लिशमेंट हो रही है, वो हमारे लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जहां पर हम गवर्नमेंट को एक एडवाइजर के तौर पर रोल प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे प्रैक्टिस डेवलपमेंट है उसके अंदर डेफिनेटली इफ यू आर प्लेइंग गुड रोल देन नोबडी विल स्टॉप यू, कि आपको किसी जगह से निकालेंगे नहीं, बल्कि आपको खुद ऑफर करेंगे कि आप जी आए कॉस्ट ऑडिट भी करें, आप फाइनेंशियल ऑडिट भी करें।
तो हमें अगर हम उस सिस्टम को बेटर करेंगे, अपने इंटरनल सिस्टम को, जिसमें हमारे प्रैक्टिसिंग फर्म्स को बहुत हम उसको उसका ख्याल रखें, उनको हम फ्लोरिश कराएं, उनकी कैपेसिटी बिल्ड कराएं, तो डेफिनेटली तो वो रेगुलेटर्स हमें खुद आएंगे। फोर्थ वन, जो चौथा मेरा ऑब्जेक्टिव है, दैट इज द फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। इसके बाद बहुत बात होती है शारिक भाई, जितनी भी पाकिस्तान में हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटीज हैं, वो फीस पे नहीं चलती हैं। उसमें क्योंकि देखें, एक नेशनल काज है, यू आर इम्पैक्टिंग एजुकेशन एंड यू आर प्रोड्यूसिंग ह्यूमन कैपिटल। हम अपने केस को लेकर, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी साल में कुछ रेवेन्यू में शॉर्टफॉल भी आता है, व्हाई वी आर नॉट डिमांडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट 200-300 मिलियन रुपए, तो मेरे ख्याल में इट्स नॉट अ बिग डील फॉर गवर्नमेंट। इसकी किटी में इतना ज्यादा इशू नहीं होगा, लेकिन हमारे पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। हम उनको जस्टिफाई करें, कि उनको रीजन बताएं किस वजह से ये हुआ है, विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी वी कैन गो टू गवर्नमेंट। इसके अलावा हम वी विल इंशाल्लाह सीक डोनेशंस फ्रॉम द डोनर्स। इसके अलावा एक एंडोमेंट फंड भी हम बना सकते हैं। आई एम सॉरी, एक चीज जो मेंबर्स वेलफेयर के हवाले से, मेंबर्स की बेटरमेंट के हवाले से थी, वो स्किप हो गई। दैट इज द ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जैसे आजकल एक हमारे पास सिस्टम मौजूद है, उसको, उसकी कवरेज को इनहेंस भी किया जा सकता है। इसके अलावा हम कोई ऐसा इंडोमेंट फंड बनाएं जहां पर हमारे जो रिटायर्ड मेंबर है या जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, उनके लिए कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट हो जाए जो कि आईसीएमए के प्लेटफॉर्म से मिल जाए। ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स थे और इसके साथ अंडरलाइंग स्ट्रेटजीज थे। ओवर टू यू शारिक भाई। थैंक यू जी। वैसे एक बात जो है, जो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मुझे बहुत अपीलिंग भी है। जो आपने कहा कि, तो मेरा खुद भी ज्यादा तौर पे ये मानना कि एजुकेशन इज नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, इट इज बेसिकली टू मेक वैल्यू एडिशन इन सोसाइटी। तो आपने भी ये कहा कि भाई लॉसेस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो एक बड़ा क्रिटिसाइज जो है वो काउंसिल पे जिस टीम के साथ आप कंटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर आया कि जिन्होंने लॉसेस बहुत किए। तो उसके डेफिनेटली कुछ ना कुछ रीजंस हैं। इनटेक में डिप आई और उसके बाद जो है रीशफल किया या कोर्स को टाइटन किया गया, वॉट एवर द रीजन, उसकी वजह से डिप आई डेफिनेटली हुआ। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू मतलब आपने बिल्कुल बड़ा एक जबरदस्त जाविया दिया है, और आप माशाल्लाह जो है वो पार्लियामेंट वगैरह के सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं, तो यू आर द राइट पर्सन कि आप इसमें डेफिनेटली ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल जी जी, तो मैं अभी जो आपने बात की थी टेस्ट के हवाले से बात की थी, तो मैं भी जब 25-26 साल पहले जो स्टूडेंट रहा, मैंने भी अपने बहुत सारे सीनियर्स को, और ऐसे जमाने में पढ़ा जब टीचर ही नहीं होते थे पढ़ाने वाले, तो हम अपने लाइब्रेरी में बैठ के अपने सीनियर्स के पीछे भागा करते थे कि भाई ये समझा दीजिए समझा दीजिए। अब ना बहुत डिफरेंट एरा आ गया, टीचर्स भी मिल रहे हैं। फिर अब तो डिजिटल एरा है, अब तो आप यूट्यूब पे किसी सब्जेक्ट के बारे में लिखें, आपके पास मेरे ख्याल 36 लेक्चर्स खुल जाएंगे। सो मेनी पीपल आर डूइंग, उस पर यूट्यूब के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो मैं ये क्या पूछना चाह रहा था कि अब कंपटीशन भी बहुत है, ठीक है जी। अब एसीसी भी फील्ड में आया हुआ है, सीआई में भी आया हुआ है, आई कैप का एक बहुत बड़ा इदारा, स्टैब्लिश इदारा मौजूद है। तो जो इनटेक का इन सबको भी प्रॉब्लम आया, ग्लोबली भी चैलेंजेस हुआ, तो आप क्या समझते हैं कि इस पे जो ये जो अलाइनमेंट्स भी हुई, कुछ एमओयूज भी वगैरह भी साफ होते हुए नजर आए। मुझे आई कैप के साथ कोई एमओयू नजर नहीं आया, मुझे एसीसी के साथ नजर आ रहा है, मुझे सीमा के साथ नजर आ रहा है, सब जगह नजर आ रहा है। लेकिन आई कैप भी एक बहुत स्टैब्लिश इदारा है, तो हम उसको अपना वाई वी मेक, हम उसके साथ कोई अलाइनमेंट क्यों नहीं कर सकते, हम उसके साथ कोई एमओयू क्यों नहीं साइन कर सकते, हम उसके साथ जो हम बार बार जो है वो ऑडिट राइट्स के ऊपर बात की जा रही है, तो हम उसके साथ बैठ के को अलाइनमेंट क्यों नहीं कर सकते। कुछ कहेंगे आप इसके ऊपर? जी शारिक भाई, वैलिड आपका पॉइंट है। देखें, ये जो वर्ल्ड है ना, एक तो इसमें कंपटीशन आ गई है, नो डाउट। इसके अंदर डेफिनेटली जो इंटरनेशनल या बाहर के इदारे हैं वो भी पाकिस्तान में पेनिट्रेट कर चुके हैं। इसके अलावा देखें ना, पहले एक जमाने में यह होता था कि 2-4 यूनिवर्सिटीज थी जहाँ से एमबीए वगैरह या इस तरह की चीजें मिल जाती थी, डिग्रीज। अब तो गली मोहल्ले के अंदर यूनिवर्सिटियां ओपन हो गई, वहां पर आपको एक आसानी से इस जो आपका शोबा है हमारा, उसके अंदर बड़े अच्छे सिलेबस के साथ वहां से पढ़ाया जाता है। वो लोग भी हमारे कंपटीटर बन गए हैं, ठीक है जी। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर अब भी आप ना हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे मेंबर्स को किसी मुकाबले के इम्तिहान में या किसी ऐसी जगह पर बिठाएंगे, आई एम प्रीटी मच श्योर
कि वो अब भी उससे एक बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ये था कि हम अपनी क्वालिटी के ऊपर हम खड़े थे, राइट सर। तो जब जिस टाइम की आप बात करें उस टाइम पे IBA और लम्स तो मौजूद थे ना, उसके बावजूद, और ICAP भी मौजूद था, इसके बावजूद भी ICMA के मेंबर्स ने अपनी एक स्पेस क्रिएट की है। अब तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत सपोर्ट दिया है टू इनहेंस आवर स्किल्स, इनहेंस आवर नॉलेज। इसमें हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे मेंबर्स को डेफिनेटली इस पे तवज्जो देने की जरूरत है। आई एम अ फॉलोअर ऑफ प्रिंसिपल दैट इज कॉल्ड काश। काश, ये उर्दू वाला काश नहीं है, बल्कि ये KASH। अच्छा। K stands for knowledge, S stands for attitude, S stands for skills and S stands for habits। ये 4 ऐसे चीजें हैं जिन पे अगर हम तवज्जो दें, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे मेंबर्स तवज्जो दें, तो उनको सक्सेस मिलेगी। लेकिन इनमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा जिसका रोल होता है, दैट इज द एटीट्यूड। आपकी डिग्री को कभी नहीं पूछते जब आप वंस यू आर गेटिंग इनटू अ फील्ड, तो उसमें हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सेकेंडली, आपने जो बात की ICAP के साथ, हमें डेफिनेटली कोलैबोरेशन, जहां पर कंपटीशन है वहां पर कोलैबोरेशन भी है। वाई वी आर मेकिंग देम, जो हमारे ICAP है, जो दूसरा इदारा है अकाउंटेंसी का पाकिस्तान के अंदर, उनसे हम क्यों ना कोऑपरेट करें, कोलैबोरेशन के साथ हम चीजों को लेकर जाएं, उनसे बात करें। ठीक है, हम आपके छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं। अगर हम फाइनेंशियल ऑडिट की बात भी कर रहे हैं, तो अगर वो मेरे ख्याल में इतने ज्यादा पाकिस्तान में माशाल्लाह आगे भी, जैसे CPEC की जब ये होगी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वगैरह बनेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर एक बूम आएगा इंशाल्लाह। आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक। तो उसमें देखें, ह्यूमन रिसोर्स की उनके पास भी कमी है। अगर हम उसको नंबर ऑफ ऑडिट फर्म डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा शेयर पर फर्म आ सकता है। उसकी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए अगर ये छोटे भाई भी अगर उसमें जाकर अपना कोई रोल प्ले करें, तो डेफिनेटली उनसे बात हो सकती है। That's what I understand. That's glad. I'm very much glad कि जी आपने इसका आंसर दिया और बड़ा पॉजिटिव आंसर दिया। अच्छा, अब आगे चलते हैं, जो बात थोड़ा सा क्वालिटी पे कर लेते हैं, कि जो क्वालिटी में समझा जा रहा है कि जी डिप आ गया। आप क्या चीज समझते हैं, क्या चीज कमजोर पड़ गई? फैकल्टी में कुछ प्रॉब्लम्स आए, या जो एग्जामिनेशंस की बातें चलती हैं, क्या समझते हैं? क्या आप अभी जो पिछले 3 साल में, या उससे 3 साल पीछे छोड़ के जब जो टेन्योर था, जिस फोरम के अगेंस्ट आप लोग अभी कंटेस्ट कर रहे हैं, तो उनकी पॉलिसी में और आपकी पॉलिसी में, उनकी पॉलिसी में क्या खामी है? एजुकेशनल पॉलिसी में वो क्या क्या वजूहात हैं? क्या आप समझते हैं कि स्टैंडर्ड गिर गया? शारिक भाई, इसमें ना देखें, हम अगर तनकीद बराए तनकीद करते हुए मैं बाहर बैठ के कोई आपको जवाब दूंगा, तो ये थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं होगा। अब इसमें जहां तक बात आप क्वालिटी की कर रहे हैं, तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है कई असाइनमेंट्स चेक करने का और तरह की चीजें भी देखने का, क्लोजली मैंने देखा है। तो समटाइम्स क्या होता था, बिलीव में कि एक एग्जांपल मैं कोट करूंगा, कहीं पे ना किसी पेपर के अंदर वो डॉलर फॉर एग्जांपल 500 लिखा हुआ है, असाइनमेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो वो जिस तरह के हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस है असाइनमेंट बनाने का, तो एक बंदे ने बनाया, दूसरे ने कॉपी की, तीसरे ने उसको आगे लेकर, और एंड सो ऑन ये चलता रहता है। तो वो चौथे 5वें स्टेज पे आकर वो डॉलर ऊपर रह गया, $500 और 5 ऊपर रह गया, 0 नीचे आ गया। तो वैसे ही किसी बंदे ने असाइनमेंट बनाया। तो इससे आप अंदाजा करें कि हम किस लेवल पे गए हैं। तो इसके अंदर हमें उसको, मैंने शुरू में बात की थी कि हमें एक जैसे काउंसिल फॉर्म एस्टेब्लिश होती है, अल्लाह ताला हमें मौका देता है, तो हमें उसकी एक स्वॉट एनालिसिस हमें करनी पड़ेगी, हमें सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई करें व्हाट वर द रीजंस बेसिकली। देखें, आज से 20 साल पहले अगर आपके इंट्री टेस्ट के बावजूद भी होने के बावजूद इतना सारा रश होता था आपके पास कि आपकी कैपेसिटी नहीं होती थी लोगों को अकोमोडेट करने की। तो अब जाके ऑल्दो अब देखें, नेशनल लेवल के ऊपर हमारा GDP भी इंक्रीज हुआ है, हमारे टैक्स रेवेन्यूज भी इंक्रीज हो गए हैं। उस जमाने में जब ये 90s में 300 बिलियन रुपीस का टैक्स इकट्ठा करना बहुत बड़ा टास्क था। नो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव टारगेट ऑफ मोर देन 5,000 बिलियन रुपीस। और सिमिलरली हमारा GDP भी इंक्रीज हुआ है, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन हमें मायूस होने की जरूरत नहीं कि हमें, तो देखें स्टूडेंट का इनटेक भी हमारे पास, अगर हम इससे हट के बात करें, तो ओवरऑल आपके यूनिवर्सिटीज के अंदर या कॉलेजेस के अंदर बहुत बड़ी तादाद हमारी
नौजवान नस्ल की आ रही है तालीम हासिल करने के लिए। तो हमें देखना है कि वो क्या वजूहात हैं कि लोग हमारे आईसीएमए को या सीएमए को प्रेफर नहीं करते हैं, कहीं और जाते हैं। वी नीड टू लुक इनटू दैट इशू बेसिकली। तो क्वालिटी इनहेंस होगी तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर आपका गुडविल चलेगा, और वो आपका गुडविल या आपका प्रोडक्ट ही बेसिकली स्पीक्स इन द मार्केट। अच्छा, थोड़ा सा जॉब प्लेसमेंट की तरफ आते हैं, क्योंकि जाहिर है डिग्री का या कोई भी हायर एजुकेशन लेने का जो बुनियादी मकसद है सबका ये होता है कि उसकी सोशल वेल बीइंग हो, उसकी वेल बीइंग हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट करे और अच्छी क्वालिटी लाइफ गुजारे ना। ठीक है, जाहिर है इसमें मिडिल क्लास और सेमी मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो आते हैं, क्योंकि सस्ती एजुकेशन थी और हायर एजुकेशन थी। अच्छा, जॉब प्लेसमेंट की बात करते हैं तो अगर एसएससीपी का डेटा उठाएं तो एसएससीपी में मैं डेटा देखूं तो 80,000 प्लस कुछ जो है वो उनकी पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जो रजिस्टर्ड नजर आती हैं, उनका स्टेटरी मैंडेटरी ऑडिट भी मौजूद है। ठीक है जी, उनको ऑडिट कराना ही लाना है, तो इट मीन्स कि उनको एक अदर फाइनेंस का हेड तो रखना ही है। ठीक है, आपके पास आई कैप है, आपके पास इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, अब एसीसीए भी आ गया है, और कुछ आईबीओ लम्स तो खैर जरा डिफरेंट किस्म के मॉडल की चीजें देते हैं। तो और आपके पास जो सीएमए भी चल रहा है, तो ये अगर इन सबके मिला भी लें तो आईबीओ लम्स को फिलहाल एक्सक्लूड कर दें तो मेरे ख्याल है 25,000 से ज्यादा क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स नहीं होंगे। 80,000 प्लस तो ये कंपनियां हो गई, और उसके अलावा सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का भी बहुत काम है, छोटा मोटा अकाउंटेंट चल रहा होता है। तो कोई मल्टीनेशनल में तो 10-10 जगह भी 10-10 भी आ रहे होते हैं। बड़ी बड़ी पब्लिक लिमिटेड में भी मैंने देखा है वहाँ 11-11 क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हैं। माशाल्लाह हमारे एक सीईओ के लेवल पे हमारा ऐसे में एक मेंबर काम कर रहे हैं जिनके साथ 11 चार्टर्ड अकाउंटेंट भी एसोसिएट है। तो आप और पब्लिक सेक्टर है जहाँ बहुत ही रेयर लोग पहुंचे, तो आप समझते हैं कि जॉब प्लेसमेंट का कोई इशू होना चाहिए कि 25 के अगेंस्ट तो ये लाखों से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, तो ये अडॉप्ट क्यों नहीं हो पा रहे? वजह क्या है कि अभी क्या समझते हैं आप कि हमें अभी भी क्वालिफाई कम करना चाहिए? जो एक मैं आपकी बात सॉरी काट रहा हूँ, जिसके ऊपर एक विजन आप लोगों के एंड से ये आता है कि जी हमें क्वालिफाई कम करने चाहिए, मेंबर की तादाद बहुत बढ़ गई है, तो 7,000 मेंबर के करीब पहुंच गए हैं, तो एक विजन जो आपकी टीम दे रही है, ठीक है जी, बीइंग ब्लंट, लिटिल ब्लंट में बात कर रहा हूँ कि आपकी टीम एक ये ले रही है कि शायद मेंबर की तादाद बढ़ गई है, तो ये जो 100K प्लस का एक वैक्यूम है उसके अंदर ये लोग जो हैं वो क्या 25 या 30,000 इसमें पार्ट क्वालिफाइड भी ले लें, 40 होंगे, तो ये सारे अकोमोडेट नहीं हो सकते? शारिक भाई मेरे ख्याल में देखें, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी, अगर आपका पासिंग स्टूडेंट्स या मेंबर्स ज्यादा हो तो मेरे ख्याल में इशू नहीं है इतना, बट वी मस्ट नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी बेसिकली। उसको हमने इंश्योर करना है कि जी शारिक भाई, मैं बता रहा था कि विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी, इफ द number of members is increased, then there should not be an issue basically. तो अगर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज हो जाए डेफिनेटली फिर वो इशू होगा। तो अब देखें, आपके पास आपने बात की 80,000 कंपनीज हैं, तो इसमें कई सारे बड़े माशाल्लाह बड़े नाम है कंपनीज के जो मल्टीनेशनल भी हैं। उसमें तो एक बंदा तो नहीं चाहिए ना, एक पूरा डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर कई सारे लोग मौजूद होते हैं। हमारा एक छोटा सा सेटअप है जहाँ मैं काम कर रहा हूँ। वी आर थ्री मेंबर्स आर देयर इन आवर ऑफिस। एक छोटे इदारे में जहाँ पर 150 के लगभग अगर काम करने वाले हों, उनमें अगर 3 मेंबर्स हैं, इसके अलावा दूसरे लोग भी हैं, तो फिर एक किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर या जिनमें बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है ट्रांजैक्शन का, वहाँ पर कई सारे लोग मौजूद होते हैं। तो इसमें अगर हम थोड़े से अपने परसेप्शन को बेटर करें, क्योंकि थोड़ा सा परसेप्शन हमारा इतना मजे का नहीं रहा है, कुछ भी वजह हो सकती है इसकी, तो उसको हमने बेहतर करना है। बेहतर करने के लिए तो जैसे पहले मैंने अर्ज किया था कि क्वालिटी नंबर 1 है, उसके बाद फिर हमने बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं जिनके ऊपर हमने काम करने हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल देखें, हम जाकर हम किसी को बताएं कि वी आर गुड अकाउंटेंट्स, वी आर कॉम्पिटेंट अकाउंटेंट्स, वो आपकी बात नहीं मानेगा, आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जो मैंने एडवाइजरी की बात की थी गवर्नमेंट की, अब राइट नो जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, फैटिफ एक बहुत बड़ा इशू है कंट्री के लिए, ठीक है जी। तो फैटिफ
को समझने वाले हमारे कितने लोग हैं जो समझते हैं, उसके बाद समझने के बाद कितने लोग होंगे जो कोई प्रपोजल दे रहे हैं गवर्नमेंट को उसके अंदर बेहतरी लाने के लिए। ठीक है जी। इस तरीके से इस वक्त जो वर्ल्ड के अंदर जिस एजेंडे के ऊपर दुनिया काम कर रही है 2015 में जिनको आइडेंटिफाई किया गया वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजीज जिनको कहा जाता है। उससे पहले एमडीजीज होते थे। मुझे तो बहुत बाद में पता चला था कि एमडीजीज क्या है, लेकिन हम में से कितने हैं जिनको एसडीजीज के बारे में पता है? 17 गोल्स हैं जो दुनिया ने आइडेंटिफाई किए हैं। हम अपने फोरम के ऊपर इस तरह के जो टॉपिक्स हैं जो दुनिया में सेल हो सकते हैं उनके ऊपर भी कुछ प्रोग्राम करें, कोई फोरम इस पे एस्टेब्लिश करें ताकि इनके जरिए से आपका सॉफ्ट इमेज आगे चला जाए। तो वी हैव टू डू दिस ऑल थिंग्स, मल्टी प्रोन टाइप की हमें स्ट्रेटजी अपनानी होगी, तो फिर जाके ये चीजें आपकी बात से मुझे ये समझ में आ रहा है कि अकाउंटेंट की अहमियत को और उसकी जो जाहिर है पढ़ तो लिया आपने, लेकिन आपको फील्ड में जाना है, एवरीबडी हैव टू डिलीवर हिमसेल्फ कि अगर सब कोई सब क्वालिफाई होके आ गया तो हर डॉक्टर बराबर नहीं होता, हर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह नहीं बनता है। तो इसी तरह सारे अकाउंटेंट जो हैं वो हसन मिलग्रामी है या इकबाल गौरी नहीं बन सकते। तो ऑब्वियसली उनकी जो है ग्रूमिंग हो तो एक सर्टेन लेवल तक, दिस आई डू एग्री। अच्छा, ये चीज जो है एक्चुअली मैं ज़रा प्राइवेट सेक्टर पर और यू आर माशाल्लाह आप सरकार में भी मौजूद हैं, तो हमारे कंट्री में अकाउंटेंट की वो अहमियत शायद वो डेवलप नहीं हो पाई। लाखों रुपए का नुकसान तो एंटरप्रेन्योर बर्दाश्त कर लेता है और उसको कभी भी ये समझ नहीं आ रहा होता कि यार ये जो अकाउंटेंट बैठा हुआ है जिसको मुंशी समझता है वो जो है उसको सही रास्ता दिखा रहा है, प्रॉपर अकाउंटिंग, प्रोफेशनल अकाउंटेंट। वो किसी को भी लाके बिठा देगा, वो बैठा हुआ वो खाते लिख रहा है, उसको एक बेसिक सा हिसाब बताया, ये पैसे आ गए, ये पैसे चले गए, ठीक है। तो वो जो अलाइनमेंट एक एंटरप्रेन्योर के, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर में और प्रोफेशनल अकाउंटेंट को बिल्कुल एक एमबीबीएस डॉक्टर वाली अहमियत मिले कि भाई मैंने इलाज कराना है तो क्वालिफाइड डॉक्टर से ही कराना है, मैं किसी कंपाउंडर के पास नहीं जाऊंगा। तो इसी तरह से एक अकाउंटेंट की अहमियत क्रिएट होती, ये क्यों नहीं हो सकती? और आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस तरह से मतलब कोई जहन में थोड़ा सा, काफी तो वजाहत आपने कर दी है, कुछ और थोड़ा सा हल्का सा एक मुझे 5 मिनट का ब्रीफ दें इसके ऊपर कि आप आगे क्या कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें बाकी हैं जी। हाँ जी, वेरी गुड क्वेश्चन। डेफिनेटली देखें, मैंने जो शुरू में बताया था ना कि आपको जो कास्ट प्रिंसिपल है उस पे हमें इंस्टीट्यूट लेवल के ऊपर भी काम करने की जरूरत है। हम सिर्फ अगर बैठ कर डेबिट क्रेडिट या उनको हिसाब किताब जमा खारिज का ही बताएं तो वो तो एक मुंशी का काम हो गया। ठीक है जी। हमने अगर स्ट्रेटेजिक लीडर पैदा करने हैं, हमने एक बिजनेस पार्टनर को क्रिएट करना है इंडस्ट्री में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हमें थोड़ी सी अपने करिकुलम के अंदर भी और हमें जो हमारी ग्रूमिंग की इवेंट्स होते हैं उसके अंदर भी इस चीज को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा कि जिससे हमारा जो इंडिविजुअल हमारा एटीट्यूड है वो भी थोड़ा सा उसके अंदर भी बेहतरी आ जाए। तो इंशाल्लाह अगर ये हो तो डेफिनेटली देखें, चीजों को ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है, परसेप्शन बिल्ड करने में टाइम लग जाता है, तो इसके लिए हमें, लेकिन वी हैव टू डेफिनेटली टेक द फर्स्ट स्टेप। वो करेंगे तो फिर आगे जाकर 5 साल के बाद 10 साल के बाद फिर हमें रिजल्ट सामने आ जाएंगे। तो आई डू एग्री विथ यू, तो इसमें हमें डेफिनेटली काम करने की जरूरत। ठीक है जी, ये बेहतरीन है कि ये अवेयरनेस हमें क्रिएट करनी चाहिए। अच्छा, प्रोग्राम कंक्लूडिंग की तरफ जा रहा है तो आपसे कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, अक्सर मेरे जहन में भी आता है कि हम पाकिस्तान का जब भी बजट आता है तो एक कागज इनकम एंड एक्सपेंडिचर समरी सामने आ जाती है। 25 इयर्स कैरियर के अंदर डेफिनेटली आपका भी माशाल्लाह बड़ा तजुर्बा है। प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत से लोगों के रिटर्न ही गलत बहुत से रिकॉर्ड भी नहीं होता ढंग से। तो आप समझते हैं कि जो हमें वो डेटा मिल रहा होता है जीडीपी का, वो इतना डिपेंडेबल है, और तो व्हाई नॉट वी मेक अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर दिस कंट्री? हम उसकी निजाम की तरफ क्यों नहीं जा सके? हमारी बैलेंस शीट आज तक नजर नहीं आई, इस मुल्क का प्रॉफिट एंड लॉस किसी को नजर नहीं आया आज तक। वो इतने बड़े बड़े इदारे आ गए, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है? क्या वजूहत हैं? हम जा रहे हैं, जैसे ऑटोमेशन चल रही है और एफबीआर में भी बड़ा काम हो रहा है, तो ये डेफिनेटली वन गो में, जैसे आपने कहा कि जी टाइम लगता है, फौरी तौर पे तो कोई भी विजन या कोई भी चीज जो है वो सही नहीं होती, टाइम लगता है। तो ये, और इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेशन की बहुत बात कर रहे हैं, शबर साहब ने भी बहुत बात की और काम करने की कोशिश की, तो क्या वजह क्या है? हम इस प्रोसेस पे काम नहीं कर सकते कि हम दुनिया भर के बड़े बड़े कंपनियों के तो फाइनेंशियल बना देते हैं, हम इस मुल्क का फाइनेंशियल नहीं बना सकते? कुछ भी हो जी, कोई पिक्चर तो सामने आए।
बैलेंस शीट तो तारिक सामने भाई, बहुत जबरदस्त आपने सवाल किया है। पहले मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले थोड़ा सा बजटिंग के ऊपर 1 मिनट के अंदर मैं आपको कंक्लूड करूं। जो पाकिस्तान की बजटिंग है ना, जी, अगेन इफ वी आर आउटसाइड तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे जो जस्ट एक क्या कहते हैं, इनकम शायद एक कागज एक्सपेंडिचर का की टुकड़ा एक है सामने। बस एक वन लेकिन पेपर। हाँ जी। हाँ, टुकड़ा बनता है, लेकिन बिलीव मी, हम्म। ये प्रोसेस हमारा यहाँ पर जो फेडरल लेवल के ऊपर है और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर है, वो अक्टूबर से स्टार्ट होता है, और जाके जून में जब बजट पेश होता है ना, तब तक ये उसके ऊपर वर्किंग हो रही होती है। हम्म। एक बजट का सर्कुलर इशू करता है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है नेशनल लेवल के ऊपर, और बाकी प्रोविंसेस में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो उसके बाद फिर हर डिपार्टमेंट से वो लोग अपने एस्टिमेट्स, उनके अंदर फिर बड़ी डिटेल आप क्या करने के लिए ये चीजें लेके जा रहे हो, उसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह भी देने पड़ते हैं, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी देने पड़ते हैं। वो तमाम चीजें जानने के बाद डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर उसके बाद डिस्कशन होती है। उसके बाद फिर जब वो मिनिस्ट्री लेवल पे आता है, वहां पर उस पर बड़ी डिटेल डिस्कशन, उसके बाद फिर कैबिनेट में जाता है, फिर असेंबली में उसको लेके जाता है। तो उसकी किताबें देख के तो एक लेमैन तो मतलब मेरे ख्याल में उसको चक्कर ही आ जाएंगे, क्योंकि हमें खुद भी जब डिस्पाइट बीइंग अकाउंटेंट्स, हम खुद परेशान होते हैं यार। ये देखें, इतना एक बजट से पेज तो एक बड़ा डॉक्यूमेंट है ना, जिसके अंदर वो बड़ी बड़ी मोटी बातें करता है, लेकिन उसके पीछे जो डॉक्यूमेंट छोटे छोटे बने हुए हैं, कुछ 3-4 वॉल्यूम तो उसके करंट एक्सपेंडिचर के होते हैं, और उसके अंदर भी 800-900 पेजेस का एक किताब होगी। तो उसमें फिर हर हर चीज मतलब वहां पर डॉक्यूमेंटेड। तो इसमें वो सिस्टम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इंटेक्ट है, जिसके अंदर हमें अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को कहते हैं टेक्निकली, ठीक है जी। तो रकम को गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट करती है, फिर असेंबली उसको अप्रूव करती है। उसके बाद जो दूसरी बात आपने की कि हम मुल्क का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों नहीं बनाते हैं, इसमें थोड़ी सी मैं जसारत करूंगा करेक्शन करने की। ये बनते हैं। अगर आप थोड़ा सा कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का जो वेबसाइट है उसमें देखेंगे, तो वहां पर आपको यू विल फाइंड दो स्टेटमेंट देयर। हाँ, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है, ऐसे होनी मैं चाहिए, वैसी होनी चाहिए, वो फिर हमें एक डिबेटेबल इशू अपनी जगह मौजूद है। सेकेंडली, यहाँ पे ना हमारे इसमें जो इशू इस वक्त है वो है हमारा एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग के ऊपर। वो हम इम्प्लीमेंट, बल्कि दुनिया में बहुत चंद ही शायद एक आध मुल्क होगा जहां पर ये इम्प्लीमेंट हुआ है, अदरवाइज एक्रूअल बेस्ड के लिए अभी भी रिसर्च जारी है। तो लेट्स सी, इंशाल्लाह आगे जाकर ये अप्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग आएगी। वो और जिसमें obviously एक चीज मैं जी सर जी। मैं आपको ऐड करना चाहूंगा, हमारे यहाँ पर ना जिसमें हमें इंशाल्लाह वी विल वर्क ऑन दैट एस्पेक्ट आल्सो, जो मुझसे रह ना जाए, कि हमारे बहुत सारे मेंबर्स हैं जो एजीपीआर में, जो कि इसमें अटल जनाब एजीपी में और सीजीए में, और इसके अलावा कई सारे और इदारों में काम करते हैं। तो वहां पे लेकिन जो टॉप के लोग हैं ना, जहाँ जहाँ पर वो ग्रेड 17 एंड ऊपर जो लोग आते हैं जिनके पास अथॉरिटी होती है, वो बेसिकली आते हैं ऑडिट एंड अकाउंट्स ग्रुप के लोग, जिन्होंने सीएसएस क्वालिफाई किया। तो वहां पर बाज़ औक़ात कोई एमबीए आ जाता है, लेकिन मोस्टली कोई डॉक्टर आ गया, कोई कोई केमिकल इंजीनियर आ गया, कोई जिसने माइक्रोबायोलॉजी में किसी ने मास्टर या बैचलर किया, वो बंदा भी आ जाता, ऊपर बैठ जाता है। तो डिसीजन मेकिंग उनके पास एक तरह से होती है। तो यहाँ पर इंशाल्लाह अल्लाह ने हमें मौका दिया, कौंसल में हम आते हैं, तो वी विल टेक अप दिस इशू कि कोई अलग सेपरेट ग्रुप बन जाए, जहां पर देखें आपकी इकोनॉमी जहां पर का मेजर पोर्शन है, या हम अगर बात करें पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की या गवर्नमेंट बजटिंग की बात करें, उसमें मेजर शेयर जिसकी अकाउंटिंग होती है, वो तो एक तरह से नॉन प्रोफेशनल लोग कर रहे होते हैं ना। वो प्रोफेशनल तो नहीं है, उन्होंने एग्जाम पास किया, अगर उस कैडर के अंदर बैठ गए, प्रोफेशनल्स बंदे उसमें नहीं ले रहे हैं, तो हमें इस चीज के ऊपर भी इंशाल्लाह वी विल वर्क ऑन दैट। तो ओवर टू यू। ठीक है जी। बस ये माशाल्लाह बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव आपके साथ गुफ्तगू हुई। आपने अपना अपना विजन भी शेयर किया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, बस मैं एक लास्ट क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद कंक्लूड करते हैं। कॉस्टिंग के ऊपर बड़ी बात हो रही है कि आप लोगों का विजन भी यही है और आप लोगों के एजेंडे में भी ये बात शामिल है कि कॉस्ट अकाउंटिंग के राइट्स पे और कॉस्ट अकाउंटेंट की काम की अहमियत को और ज्यादा उजागर किया जाए। सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, 70+ ईयर्स हो गए हैं इस इंस्टीट्यूशन को। आपके अपने इदारे में या हमारे अपने इदारे में इंटरनल ऑडिट का बाकायदा डिपार्टमेंट नजर आ रहा है, कॉस्ट अकाउंटेंट का डिपार्टमेंट नहीं है, जबकि आपके पास स्टैट्यूटरी ऑडिट भी हो रहा है। आप अपना स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाते हैं और टॉप 4 कंपनी से करवाते हैं।
तो ये डिपार्टमेंट क्या किसी और नाम से फंक्शन कर रहा है, या और वो जो इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट है तो समवॉट वो बाहर पिक्चर में इतना ज्यादा नजर नहीं आ रहा होता, तो क्या वजूहत क्या है? हमारे अपने इंस्टीट्यूशन में जो इस बात को कह रहा है कि यार हमारे पास एक्सपर्टीज है, ये हमारा कोर फंक्शन है, उसने अपने यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं, अपने यहाँ इसका डिपार्टमेंट नहीं बनाया। यू आर एग्री विद मी? बजा फरमाया, लेकिन शारिक भाई इसमें देखना पड़ेगा कि हमें कॉस्ट अकाउंट बेसिकली जो होता है ना कि आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए या सर्विस की कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमें कॉस्टिंग की जरूरत है। डेफिनेटली वी आर इन द सर्विस सेक्टर बेसिकली। अगर हम आईसीएमई की बात करें, वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ना बेसिकली, जी जी एजुकेशन को इम्पार्ट कर रहे हैं। तो इस एस्पेक्ट को भी देखा जाना चाहिए कौंसल लेवल के ऊपर कि वाई वी आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग दिस। तो ये फिर ये वो बात है जो इंशाल्लाह उस फोरम पे जाके फिर जो हमारी स्वॉट एनालिसिस होंगी उसका पार्ट एंड पार्सल ये चीज। सर्विस का भी तो कॉस्टिंग तो सर्विस इंडस्ट्री की भी हो सकती है ना, तो मतलब मैं वही कर रहा हूँ, वही कर। एनीवे सर, थैंक यू वेरी मच, और आपने से बड़ा जबरदस्त डिस्कशन रहा, और वी विश यू बेस्ट ऑफ लक जी। आप कौंसिल में पहुंचे और जो आपके इरादे हैं उस पर आप इम्प्लीमेंट कराएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हैदर भाई, जो आपसे बात करके बड़ा मजा आया कि आप फ्लेक्सिबिलिटी बहुत दिखा रहे हैं और चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, नए आइडियाज को, उनको इनटेक को लेके उनको अडॉप्ट करके आप अपने विजन का हिस्सा बना रहे हैं। ये बात आई बिलीव कि आपको ब्रेक देगी। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए, बड़ा टाइम लिया आपका। सामने प्रोग्राम देखिएगा और इस पे अपना हमें अपनी राय का इजहार दीजिएगा। शारिक भाई, जी सर प्लीज। Sariq bhai, I would like to extend my gratitude for providing me this opportunity to interact with the members through you and through your channel. और मैं अपने मेंबर से भी और व्यूवर्स से इन जनरल, मेंबर से बिलखुसूस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि शारिक भाई ने माशाल्लाह एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें हमें मौका दे ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक चैनल भी स्टार्ट किया हुआ है। तो आप उसमें थोड़ी सी जनरोसिटी का मुजाहरा करें, इनके प्रोग्राम को देखें और इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन किसी और का भला हो सकता है, तो आप जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। दिस इज नॉट ऑन कमर्शियल बेसिस, मैं तो सिर्फ जो है वो अपना चाह रहा हूं, हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है, आपकी तरफ से नहीं है। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। इस प्रोग्राम को जरूर देखिएगा, और इंशाल्लाह हैदर अब्बास आपको जब ये एनसी क्वालिफाई करके आएंगे, और तो फिर उनके साथ जो है उनके साथ एक और सेशन करेंगे, और फिर देखेंगे कि सर अब आपने हमारे कितने जो पॉइंट, जो उनका एजेंडा है वो उसको कैसे इंप्लीमेंट करा रहे हैं। और फिर अगर ये जब इंशाल्लाह क्वालिफाई एनसी जीत लेते हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि इनसे 1 साल के बाद दोबारा इंटरव्यू करूं एनसी में गुजारने के बाद, जी कितनी चीजों पे आपने अकाउंट फॉर किया, जो आपने अपना विजन दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अदर भाई, और थैंक यू वेरी मच। आप भी अपना ख्याल रखें। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।